अभिषेक शुक्ल जी की कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने लिखा है कि पेड़ पत्तियों से नहीं बल्कि जड़ों से हरे होते हैं, और जिन पेड़ों को ये बात समझ आ जाती है वो पतझड़ में सूखते नहीं हैं बल्कि प्रतीक्षा करते हैं बसंत के आने की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। ये वीडियो मैंने शूट की थी 2 मई को, जिस दिन मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली थी। और अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है क्योंकि 3 दिन तक लगातार हुई है बारिश। तो आइए शुरू करते हैं इस व्लॉग को, और इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ के साथ। एक मई को जब रात में सोए थे तो उसी वक्त पता चल गया था कि बारिश आ रही है। रात में करीब 1 बजे खूब जोर से बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी और पूरी रात ही लगभग बारिश हुई और खूब अच्छे वाली बारिश हुई। और सुबह जब मैं उठी हूँ करीब 6 बजे मेरी आँख खुली। मौसम अच्छा था तो इसलिए आँख भी देर से खुली, और 6 बजे जैसे ही मैं उठी हूँ तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा, और मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था नीचे जाने के लिए। लेकिन मेरी बेटी का स्कूल था तो नीचे तो मुझे जाना ही था। तो ये है 2 मई शुक्रवार की सुबह। पूरी रात बारिश हुई है और फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और हवा इतनी तेज चल रही थी ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी, कि मन कर रहा था कि कोई स्टॉल ओढ़ लिया जाए। ये देखिए जो सामने फ्लैग लगा हुआ है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ थी। बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा नीचे जाने का, काम करने का। सच बताऊं, अगर मेरी बेटी के एग्ज़ाम ना होते तो शायद मैं उस दिन उसकी छुट्टी करा लेती, और 1 घंटा, मतलब जब तक भी ये ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तब तक मैं वहीं पर बैठी रहती, क्योंकि ऐसा मौसम रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता। नीचे आई हूँ तो फिर मैंने बाहर का थोड़ा सा शूट किया। पेड़ इतनी तेज़ी से मतलब हवा में हिल रहे थे, तो बस बिल्कुल 1 नंबर का मौसम हो रहा था। लेकिन चलो आ जाते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी बेटी के लिए नाश्ता। हम सब के लिए भी यही नाश्ता होने वाला है। नाश्ता क्या, एक्चुअली आज तो लंच भी इसी का हो गया था। आलू मैंने एक रात पहले ही उबाल लिए थे, और उसमें मैंने डाला है पराठा मसाला, जो अभी आपको दिखा रही थी। एक पूरा पैकेट मैंने उसमें डाल दिया है। साथ ही सॉफ्ट सा आटा मैंने लगा के रख दिया है, और आटे में मैंने डाला था नमक, मिर्च, हल्का सा जीरा, हल्की सी अजवाइन, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर बेसन मिलाया था। तो सिंपल आलू के पराठे बना रही हूँ मैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है शेयर करने को। हाँ, बस इतना मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए जो तेल मैं लगा रही हूँ ना, वो एक दूसरे चमचे से लगा रही हूँ, और जब उसको पलट रही हूँ तो ये वाला चमचा अलग है। तो मैं ऐसा करती हूँ, हालांकि सब ऐसा नहीं करते, कभी कभी हम जल्दबाजी में हाथ से ही पलट देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार होता है कि मेरी उंगलियां आगे से जल जाती हैं। तो थोड़ा सा मतलब आलस छोड़िए और ये बड़े वाला चमचा लीजिए पलटने के लिए। तो अभी सिर्फ मैंने अपनी बेटी के लिए ही बनाए हैं। उसके बाद फिर आधा घंटा हमने चाय वगैरह पी, तो इसलिए बीच में इन सबको मैंने ब्रेक दिया था, और फिर बाद में मैंने पराठे बनाए थे। और आज घर में ना तो हरा धनिया था ना ही प्याज थी, तो इसलिए आलू के पराठे में ना मैं हरा धनिया डाल पाई ना ही प्याज डाल पाई। बस सिंपल से मसाले डाले हैं, और जो पराठा मसाला मैंने बताया, दिखाया आपको, वो मैंने डाला था। बहुत ही टेस्टी होता है वो, और सिर्फ 10 रुपये का एक पैकेट आता है, और एक पैकेट एक बार में इस्तेमाल हो जाता है। करीब मतलब 10-12 पराठे आपको बनाने हो, उसमें एक पैकेट काफ़ी रहता है। तो मेरी बेटी का लंच हो गया है पैक, और ये है मेरी बेटी की नई यूनिफॉर्म, जो अभी अप्रैल से ही चेंज हुई है। मैंने अभी ली है, अप्रैल के शायद लास्ट में ली है मैंने, पहले से मैं नहीं ले पाई थी। और ये सूट सलवार टाइप है, सूट सलवार नहीं, एक्चुअली सूट है, और नीचे उसके पैंट है। और इसमें वानी बड़ी ऐसी लग रही है कि जैसे मतलब वो कितनी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर उसके पापा जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़ अभी भी।
और वानी तो अपने पापा के साथ आराम से गाड़ी में चली गई, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस बारिश में भीगते हुए ही जा रहे हैं। मैं यहीं पर खड़ी थी, एक दो क्लिप शूट करने की कोशिश कर रही थी, तभी मैंने देखा कि बाइक पे बच्चे जा रहे हैं अपने पापा के साथ, और इतनी बारिश है कि स्कूल तक जाते जाते ये भीग जाएंगे। तो सुबह तो बस मैं इतना ही शूट कर पाई। उसके बाद ये क्लिप है डायरेक्ट शाम की। बीच में मौसम बहुत अच्छा था, और जैसे मैंने बताया कि आज लंच में भी आलू के पराठे ही हो गए थे। मेरे बेटे के लिए मैंने सादे पराठे बना दिए थे, और आज उसका कॉलेज नहीं था तो एक्चुअली, लेकिन वो गया नहीं था बारिश की वजह से ही, क्योंकि बारिश की टाइमिंग कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मतलब जिस टाइम बारिश आ रही थी उसी टाइम उसके कॉलेज जाने का टाइम था, तो वो भीग जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पूरे कपड़े बिखेरे हुए हैं, पूरे कमरे में इधर से उधर तक कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं। एक्चुअली आज मुझे अलमारी सेट करनी थी, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ अलमारी सेट। और वानी को थोड़ी सी ठंडक लग रही थी, मतलब जैसे मौसम ठंडा हो गया ना, तो पंखा चला के ठंड लग रही थी। पंखा भी उसने कम पे कर दिया, और अब वो कंबल ओढ़ के बैठी है, बिल्कुल बारीक सा जो कंबल है, चद्दर टाइप सा, उसको ओढ़ के बैठी है और अपना होमवर्क कर रही है। तो थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया ना, ठंडक हो गई है, तो मन कर रहा था कुछ गरम गरम खाने का और मीठा खाने का। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी एक्चुअली सेवैयाँ, दूध की मीठी सेवैयाँ जो बनती हैं, जवे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो जवे मैं लाती हूँ ये ऑलरेडी भुने हुए हैं, फिर भी मैंने हल्का सा पहले घी डाला, उसके बाद इनको थोड़ा सा रोस्ट किया करीब 1 मिनट के लिए, और बस डायरेक्ट फिर उसमें दूध डाल दिया, चीनी डाली, और हल्की सी मैंने उसमें डाली थी काली मिर्च पिसी हुई, क्योंकि जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो अच्छा लगता है गरम गरम कुछ पीना जिसमें काली मिर्च वगैरह पड़ी हो। गले में भी आपके आराम करता है, क्योंकि इस दौरान जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो सबसे पहले गले पे ही इफेक्ट आता है। तो वानी अपना होमवर्क कर रही है, कपड़ों का काम मैंने निपटा ही दिया था, सेवई थोड़ी सी बची हुई है, और ठंडी होने के बाद वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती हैं। तो आज सुबह लंच में, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट में और लंच में तो आलू के पराठे हो गए थे, लेकिन शाम को आज बन रहा है बच्चों का थोड़ा सा फेवरेट, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा फेवरेट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाही पनीर, और साथ में बनाऊँगी नान। तो नान का आटा मैंने बना दिया, लेकिन उसकी क्लिप मैं शूट करना भूल गई, और उसके लिए अगर आप नान की प्रॉपर रेसिपी देखना चाहते हो, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, जिसमें मैंने नान की प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको ये लौंग, ये कुछ खड़े मसाले मैंने डाले थे टमाटर प्याज के साथ। जो मसाला आप देख रहे हो अभी कढ़ाई में बना रही हूँ मैं शाही पनीर के लिए। तो जैसे ही मैंने डाली ना ये खड़े मसाले, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारे खड़े मसाले डलते हैं उसमें। तो ये लौंग एकदम से छिटक के बाहर आई है। तो सच बताऊं, मुझे लगते लगते रही है ये। तो कभी भी आप ऐसा करें ना कि कोई भी साबुत मसाला डाल रहे हैं तो उसको हल्का सा कूट लीजिए, जरा सा ही चाहे, बस उसको खोल लीजिए, क्योंकि बिल्कुल साबुत अगर आप उसको डाल देते हैं ना, तो वो कभी कभी कहते हैं ना हमारे यहाँ तेल में वो पटक जाता है, मतलब फूल जाता है एकदम से, और फिर पटक के वो एकदम से गिरता है बाहर, तो आपको लग भी सकता है। तो यहाँ पर ये जो सारे खड़े मसाले थे ना, ये मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिए की डंठल मैंने थोड़ी सी डाली थी, काजू मैंने डाले हुए हैं इसमें। तो ये सब ठंडा हो चुका है। सिंपल सा मसाला है शाही पनीर बनाने के लिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लगभग सभी जानते हैं। मैंने अपनी बहुत सी रेसिपीज़ में, मतलब बहुत सी वीडियोज़ में शेयर भी किया है। और यहाँ पर है ये घर की बनी हुई मलाई, जिसमें मैंने 2 पैकेट मिल्क पाउडर के मिलाए हैं, छोटे वाले पैकेट जो आते हैं 10 रुपये के, अभी मैंने आपको क्लिप में दिखाया था। तो जैसे ही ये सब टमाटर प्याज ठंडा हुआ है, उसके बाद घर की बनी हुई मलाई में, करीब 2 बड़े चम्मच मलाई में वो जो मिल्क पाउडर था वो मैंने मिलाया, और उसको इसके अंदर मिला दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। अच्छा, पीसने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें ठंडी हो जानी चाहिए। गरम गरम अगर आप पीसेंगे तो कभी कभी मिक्सी का ढक्कन खुल जाता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब आपके ऊपर भी वो ग्रेवी गिर सकती है गरम गरम, और पूरी रसोई का जो हाल होगा वो तो आप पूछिए ही मत।
बहुत बार ऐसा होता होगा, आप लोगों के साथ भी शायद हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है। उसके बाद से कभी भी मैंने कोई गर्म चीज़ मिक्सी में नहीं पीसी। हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो चीज़ों को ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप मिक्सी में उसको पीसिए। तो इस बैटर में मैंने हल्का सा पानी डाला था, मुझे लग रहा था कि शायद पिस नहीं रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा ही 2 घूंट के करीब पानी मैंने डाला था। और मेरी मिक्सी का जो ढक्कन है ना, ऊपर से थोड़ा सा खुल जाता है, तो इसलिए उसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऊपर से ही खोल के मैंने उसमें पानी डाल दिया था। तो जिस कढ़ाई में मैंने जो टमाटर प्याज वगैरह सब भूना था ना, उसी कढ़ाई में मैंने ये जो ग्रेवी हमारी पीसने के बाद डाल दी है। और मैं इस तरह की ग्रेवी जब भी बनाती हूँ तो मैं उसको छानती नहीं हूँ। ज़्यादातर सब कहते हैं कि स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए आपको उसको छानना पड़ेगा, लेकिन मुझे कभी भी महसूस नहीं होता कि मुझे छाननी चाहिए, क्योंकि सारे खड़े मसाले मैंने पहले ही निकाल दिए थे और फिर अच्छे से मैंने इसको पीस लिया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि ग्रेवी में आपको कहीं कुछ मोटा पीस दिखाई दे रहा है, तो आप बेशक उसको छान लीजिए। और इस ग्रेवी में ना मैं हल्दी डालना भूल गई थी, मतलब जब टमाटर प्याज भून रही थी ना, उसी टाइम मुझे इसमें हल्दी डालनी थी, तो मैं हल्दी डालना भूल गई थी, इसीलिए आपको इस ग्रेवी का कलर इस तरह का लग रहा होगा। जार को धो के थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है, ताकि वो जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि पकने के बाद वो ऑलरेडी गाढ़ी हो ही जाएगी, मतलब जैसे जैसे हम उसको पकाएंगे तो वो गाढ़ी हो ही जाएगी। अब जब तक ग्रेवी हमारी पक रही है, तब तक मैंने काउंटर टॉप को हल्का सा क्लीन कर लिया है, क्योंकि जब तक वो गंदा रहेगा मुझसे आगे का काम होगा नहीं। बालों को मैंने दुपट्टे से बांधा हुआ है, क्योंकि भले ही मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी ये मेरी आदत ही बन गई है बालों को दुपट्टे से बांधना। और यहाँ पर आ गई है चटोरी वानी, जिसने कहा कि भाई कितना टाइम है बनने में, और चीज़ों को छेड़ना जैसे हम बचपन में करते थे ना अपनी मम्मी के साथ, कि कभी आटा छेड़ते थे, कभी सब्जी छेड़ते थे, वो यहाँ पे कर रही है। उसको चाहिए कुछ नहीं, लेकिन बस चीज़ों को उसको छेड़ना है। अब मैंने उसको बोला कि भाई पनीर दे दो मुझे फ्रिज से निकाल के, तो फिर उसने बोला कि पनीर मैं दे दूँगी, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा पनीर चाहिएगा। तो यहाँ पे बस वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही है। और अभी उसका होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए अब वो घूम रही है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है फ़िलहाल, और वो कर रही है खाना बनने का इंतज़ार। तो यहीं पे वो खड़ी हुई है मेरे पास, ताकि उसको उसके हिस्से का पनीर मिल जाए। और उस पनीर को उसको ऐसे तो खाना ही था, लेकिन उसने सोचा कि चलो मैं ग्रेवी में लगा कर भी देखती हूँ कि ये पनीर की ग्रेवी आखिर आपने बनाई कैसी है। तो यही बात वो यहाँ पे कर रही थी कि मैं अगर इस ग्रेवी में नमक मिर्च कुछ चखना चाहूँ तो कैसे चखूँ। तो ये देखिए पनीर वो खा रही है, और बस उसको ग्रेवी में लगाने ही वाली थी कि मैंने उसको मना कर दिया कि अगर तुम्हें ग्रेवी चाहिए तो अलग से कटोरी में ले लो। तो हम लोग भी अपनी मम्मी के साथ बचपन में ऐसे ही करते थे कि मम्मी कुछ बना रही है तो साथ साथ बस हमको चखने के लिए चाहिए होता था, भले ही वो चीज़ अभी कच्ची है, बनी नहीं पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हमें चाहिए होती थी। और वही मेरी बेटी कर रही है यहाँ पे। तो कुछ नया तो नहीं, बस वही अपना ही बचपन लौटकर वापस आ रहा है। हमारी मम्मी भी शायद हमसे इसी तरह से इरिटेट होती होंगी जैसे मैं अभी वानी से हो रही थी। तो पनीर के यहाँ पर मैं छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ, और छोटे पीस करने का मेरा मकसद ये होता है, वैसे आप बड़े पीस भी डाल सकते हो, कि हर एक बाइट में पनीर का एक छोटा पीस आ जाए और मतलब खाने में भी आसानी रहे। ये मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका लगता है, बाकी आप चाहो तो बड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हो। लेकिन घर में बना रहे हैं, किसी को इम्प्रेस तो नहीं करना हमें इससे, सिंपल बस स्वाद लेना है चीज़ का और उसको आसानी से खाना है। तो इसीलिए बस मैं छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। और आज मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया, मतलब ज़रा सा भी उसको जैसे हल्का सा मैं सेक लेती हूँ ना, वो नहीं किया, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला था कि आज इसको बिल्कुल ऐसे ही डालना, मतलब कच्चा ही। तो वही मैंने डाल दिया है, और ग्रेवी धीरे धीरे हमारी पक रही है। तो अभी तक मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला था, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये शाही पनीर मसाला जो MDH का है, इसके 2 बड़े चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ। और जब भी इस तरह से कोई मसाला वगैरह आप डालें ना किसी भी ग्रेवी में, चाहे वो कोई भी मसाला है, गरम मसाला हम डालते हैं या मतलब सौंफ धनिया का पाउडर हम डालते हैं, तो डायरेक्ट जब हम ग्रेवी में डाल देते हैं ना, कभी कभी उसकी गांठें बन जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि पूरी ग्रेवी में उस मसाले को ना मिलाएं, ऊपर ऊपर ही, जैसे मैं चला रही हूँ ना अभी, ऊपर ऊपर ही चमचे से इस मसाले को आप इस ग्रेवी में मिलाइए। और उसके बाद जब पूरी तरह से ये मसाला ऊपर ऊपर आपने मिला दिया, उसके बाद आप चमचे को पूरी ग्रेवी में चलाइए, इससे गांठें नहीं पड़ेंगी। ये है एक तरीका। लेकिन अगर आप इसको मतलब इसमें भी गांठें पड़ने के चांसेस रहती हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी ग्रेवी में, दाल में या कढ़ी में गरम मसाला या कोई भी मसाला डालना चाहते हैं, उसको एक छोटी सी कटोरी में निकाल लीजिए अलग से, करीब 1 चमचे के करीब। और जो भी मसाला आपको मिलाना है आप उसमें मिलाइए, और फिर उस कटोरी को, मतलब उस कटोरी में जो बैटर आपने तैयार किया है उसको पूरी सब्जी में, दाल में या कढ़ी जो भी आप बना रहे हो उसमें मिला दीजिए। तो इस तरह से गांठें नहीं पड़ेंगी मसाले की और आपको आसानी भी हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। साथ में सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, उसको हाथों से हल्का सा क्रश करके डाला है। और यहाँ पर मैंने डाली है 2 चम्मच भर के चीनी, यानी कि मीठा। अब आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो। और ये वाला पनीर मेरी बेटी को इसीलिए पसंद आता है क्योंकि वो इसको मीठे वाला पनीर बोलती है। अच्छा, यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि इससे आपकी सब्ज़ी मीठी हो जाएगी। आप अगर इसको डालेंगे ना तो आप इसके स्वाद में फ़र्क अपने आप ही महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको कुछ मिसिंग लगेगा। आप ये 1 से 1.5 चम्मच चीनी ज़रूर डालिए, इससे आपकी ग्रेवी का जो स्वाद है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा शाही पनीर लगभग तैयार ही होने वाला है। हल्का सा नमक मैंने टमाटर प्याज को भूनते वक्त ही डाल दिया था, तो इसलिए और कोई भी मसाला मैंने इसमें नहीं मिलाया है। सिंपल शाही पनीर मसाला मैंने मिलाया। और ये देखिए चमचे के पीछे से मैं दिखा रही हूँ, पूरी तरह से कोट हो रहा है चमचा। तो हमारी ग्रेवी लगभग तैयार है। मतलब बिल्कुल पतली नहीं है कि बिल्कुल चमचे पे उसकी कोटिंग नहीं बन रही। इतनी गाढ़ी ये ग्रेवी हो चुकी है पकते पकते कि चमचे पे उसकी अच्छे से कोटिंग बन पा रही है। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैंने इस रेसिपी को बताया शायद आप लोगों को समझ आई हो। और ये मैंने बिल्कुल भी कोई ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी नहीं बनाई है। ये सिंपल घर स्टाइल वाली सब्जी है, जैसे कि हम और आप सभी सिंपली अपने घर में बनाते हैं। और अब मैं कर रही हूँ नान बनाने की तैयारी क्या एक्चुअली बना ही रही हूँ। तो नान का आटा बनाने के लिए मैंने सिंपली मैदा लिया था, उसमें हल्का सा बेकिंग पाउडर डाला था, उसको मैंने दही से गूथा था, बस थोड़ा सा ही पानी मैंने उसमें डाला था, हल्का सा नमक डाला था और साथ ही डाली थी ढेर सारी कसूरी मेथी। तो कुछ लोग नान को बनाने के बाद उसके ऊपर से चिपकाते हैं कसूरी मेथी या हरा धनिया या जो भी फ्लेवर उनको देना हो, लेकिन मैं मतलब ऐसा भी करती हूँ, अलग से भी चिपका के उसको बनाती हूँ, ऊपर से जो भी चीज़ें आपको चिपकानी है, फ्लेवर देना है। लेकिन कभी कभी जब मुझे जल्दी होती है या मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका अपनाना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि उन सारी चीज़ों को, जो भी फ्लेवर मुझे देना है, मैं आटे के अंदर ही उसको गूँथ देती हूँ। और फिर नान को बेल के रोटी की तरह ही सिंपल एक हिस्से पे उसके लगाएंगे पानी, और जिधर से हमने पानी लगाया है वो वाला हिस्सा हम डायरेक्ट डाल देंगे तवे पे। और उसके बाद बस फिर तवे को हम इस तरह से करके सेकेंगे नान, जिस तरह से अभी आपने क्लिप में देखा। तो दोनों बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं, अभी फ़िलहाल वानी खा रही है, राम अभी बैठेगा उसके साथ में। तो इस तरह से मैं सिंपल नान बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली या ऐसी हैवी रेसिपी नहीं है नान की, बिल्कुल सिंपल आसानी तरीके से आप घर पर ही बना सकते हो सकता है आपको मेरा तरीका समझ नहीं आया हो तो यूट्यूब पर इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं नान बनाने के, आप उनसे सीख लीजिए। वरना मतलब मेरे से तो सिंपल सा तरीका आपको शायद समझ आ ही गया होगा। और बटर मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पर उस पे नान पे लगा रही हूँ देसी घी। तो अभी तक यहाँ तक की क्लिप मैंने शूट की थी खाना बनाने की, उसके बाद किचन क्लीनिंग वगैरह। और अब ये है एक रैक जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो पर एक कमेंट आया था कि जो रैक आपने दिखाया है उसका प्लीज़ रिव्यू दे दीजिए। तो ये काफ़ी पहले की क्लिप्स हैं, जब मैंने ये जो रैक है ना मंगाई थी, और उसी टाइम मैंने ये क्लिप शूट करके रखी हुई थी। तो चलिए इनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये रैक्स मैंने मीशो से मंगाई थी, और पहले मैंने एक बड़ी रैक मंगाई थी, फिर उसके बाद एक छोटी रैक मंगाई थी। ये मेटल की रैक्स है, जो ये आप पाइप देख रहे हो ना छोटे बड़े सब साइज़ में, ये मेटल के हैं। और इनके जो स्टैंड्स हैं जिनमें इनको फिक्स करना है वो प्लास्टिक के हैं। तो इनको फिक्स करने का तरीका बहुत ही आसान है। इनके साथ आपको एक प्रॉपर मैनुअल मिलता है कि किस तरह से आपको इस रैक को फिट करना है। और ये रैक 3 के उसमें मिलेगी आपको, जिसमें 3 पोर्शन होंगे, 4 के पोर्शन में भी मिलेगी, अलग अलग प्राइस में है, आगे वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा। और ये रैक आपको अपने बच्चों के लिए, जैसे कि आपको
उनकी बुक शेल्फ वगैरह बनानी है, या फिर आपको किचन में इस्तेमाल करना हो, या एज ए शू रैक आपको इनको इस्तेमाल करना हो, जो भी तरीके से आप इनको इस्तेमाल करना चाहें, ये हर एक तरीके पे फिट बैठती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इनका मैनुअल जो जिस तरह से मतलब आपको इनको असेंबल करना है, मैनुअल साथ में ही आता है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। वरना जब आप इनको पूरी पैकेट को खोलेंगे ना, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कौन सी जो रोड है वो कहाँ पर लगनी है। हाँ, बस लगने में थोड़ा सा टाइम हमको लग रहा था। हम दोनों माँ बेटी ने ही इसको असेंबल किया था। और ये रैक मैं 2 बार मंगा चुकी हूँ। एक बार मेरे नेबर हैं, उनको बड़ी पसंद आई थी ये, तो उन्होंने मंगा ली थी, मतलब उन्होंने ले ली थी मुझसे, और उन्होंने बोला था कि हम पैसे दे देंगे, आप दूसरी ऑर्डर कर लेना। हालांकि मैंने उनको बताया था कि मैंने मीशो से मंगाई है, लेकिन शायद उनको अच्छे से मतलब ऑपरेट करना नहीं आता मीशो, तो इसीलिए मैंने उनको अपने वाली रैक दे दी थी और फिर मैंने दूसरी मंगाई थी। तो उसी दौरान मैंने ये क्लिप शूट की थी। तो इस तरह से देखिए, एक टेबल तरीके से बन गई है, 4 रैक लंबाई में लगी हैं और 4 लगी हैं इस तरह से जैसे टेबल के पाए होते हैं। तो इस तरह से ही 3 टेबल हमने बनाई और फिर उसके बाद उनको एक दूसरे में असेंबल कर दिया। मैं यहाँ पर करना चाह रही थी कि थोड़ा जल्दी हो जाए काम, लेकिन मेरी बेटी को असेंबल करना था, तो इसीलिए वो पूरी तरह से मेरी हेल्प कर रही है। और क्योंकि मैंने उसकी बुक शेल्फ के लिए ही उनको मंगाया था, तो इसीलिए उसका हेल्प करना बनता भी है। अच्छा, यहाँ पर मैं अच्छे से इसको हाथ से ही ठोक रही हूँ ताकि ये जो रोड्स हैं ये बाहर ना निकले। और बहुत मजबूत ये रैक है वाकई में। इतने कम प्राइस में मीशो पर से, मतलब बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके प्राइस कम होते हैं, लेकिन उनका जो एक तरह से कहना चाहिए कि आउटकम है वो बहुत अच्छा निकलता है। तो ये रैक है, 4 पोर्शन इसमें है, आप देख रहे हो, और काफ़ी मजबूत है। जैसे मैंने बताया कि आप इसको एज ए शू रैक भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कपड़े रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बुक शेल्फ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी खासी इसकी चौड़ाई है। अभी तो मैं हाथ से नाप के दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने फिर प्रॉपर स्केल लिया, तब मैं इसको आपको नाप कर दिखा रही हूँ। तो जो चौड़ाई है इसकी टोटल, ये जो प्लास्टिक की आप देख रहे हो ना जगह, जहाँ पर नीले वाली प्लास्टिक वाली जगह, ये यहाँ से 11 इंच चौड़ी है। और जो टोटल इसकी लंबाई है लेंथ की, मतलब लंबाई नहीं, एक्चुअली चौड़ाई जिसको मुझे बोलना चाहिए, जो इसकी चौड़ाई है वो करीब करीब आपको 17 से 18 इंच मिलेगी। इस तरह से जब आप नाप रहे हो तो 11 इंच, दो रोड जो है वहां पर आते आते 1 इंच कम हो जाएगी, 10 इंच। और इस तरह से जब आप इसकी चौड़ाई नापोगे तो ये करीब 17 से 18 इंच आपको मिलेगी। साथ ही जो 2 रैक्स के बीच में, मतलब एक रैक जैसे मैंने बनाई, फिर उसके नीचे जो रैक है, उन दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो करीब 10 इंच का है। मतलब एक एक जो इसका कहना चाहिए पोर्शन है वो 10-10 इंच की दूरी पे पड़ेगा इस तरह से। बाकी आप जब ऑर्डर करोगे तो आपको मीशो पे भी इसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। अगर आपको मेरे बताए हुए समझ नहीं आ रहा हो तो जब आप मीशो की साइट खोलेंगे तो उस पर भी आपको इसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो उसके लिए मैंने ये क्लिप्स ऐड की हैं यहाँ पर मीशो से ही। ये जो 4 पोर्शन वाली रैक है ये आपको 340 रुपये की पड़ेगी, और जो 3 पोर्शन वाली रैक है वो आपको 252 रुपये की पड़ेगी। मुझे उतने की ही पड़ी थी, लेकिन अभी देखिए इनका प्राइस कम हो रखा है, 232 रुपये। मुझे 252 रुपये की पड़ी थी, तो अभी इसका प्राइस करीब 20 रुपये कम है। तो 3 पोर्शन वाली भी है, 4 पोर्शन वाली भी है। आप अपने हिसाब से मंगाइएगा। अगर आपको खुले में इसको रखना है तो आप कितनी बड़ी भी मंगा सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको एक बाकायदा एक ऐसे पोर्शन में रखना है जो पहले से ही बना हुआ है, वहाँ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आप उस हिसाब से मंगाइए। नाप मैंने आपको बता ही दी है। तो ये है बड़े वाली रैक जिसमें 4 पोर्शन है। ये मैंने यहाँ पर रखी हुई है जहाँ पर मेरे पास एक अलमारी है, मतलब जैसे दीवार में अलमारी बनवाते हैं इस तरह से। और ये वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है लंबाई में, इसीलिए ये जो 4 टायर वाली रैक है ये यहाँ पर आ गई है। लेकिन जो 3 टायर वाली रैक है वो मैंने फिर छोटे पोर्शन में रखी हुई है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो इस पर मैंने कितना सारा सामान रखा हुआ है। तो काफ़ी मजबूत है ये, और ये मेटल में बनी हुई है।
इसी तरह की रैक बिल्कुल सेम इसी तरह की मिलती जुलती रैक आपको पीवीसी पाइप में यानी कि प्लास्टिक में भी मिल जाएगी। उनका प्राइस और भी कम है। अगर आप चाहो तो प्लास्टिक में भी मंगा सकते हो अगर आपको उनके ऊपर कुछ हल्का सामान रखना है। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी आपको कि आप प्लास्टिक रैक की तरफ ना जाके इस तरह की मेटल रैक ही मंगाइए। बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ, आपको 30-40 रुपए का फ़र्क लगेगा प्राइस में, लेकिन मजबूती में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्लास्टिक प्लास्टिक ही होती है और मेटल मेटल ही होता है। तो ये बड़े वाली रैक मैंने यहाँ पर रखी हुई है और इस तरह से आप देख रहे हो उसके सामने कितनी जगह बची हुई है। मतलब अभी भी मैं एक रैक और मंगा के शायद इसके सामने रख सकती हूँ। तो ये वाला पोर्शन जैसे मैंने बताया कि लंबाई में ज़्यादा था, तो इसलिए जो चार वाली पोर्शन की रैक थी ना, वो मैंने वहाँ पे रखी हुई है। और ये है 3 पोर्शन वाली रैक जिसको मैंने दोबारा ऑर्डर किया था क्योंकि जो पहले वाली आई थी वो मेरे नेबर ने ले ली थी। इसमें मेरी बेटी ने अपनी बुक्स रखी हुई हैं। ये बुक शेल्फ बनाई हुई है उसने बाकायदा और बहुत ही अच्छी है। अभी तो आप देख रहे हो थोड़ी सी बुक्स कम है यहाँ पर, लेकिन उसने काफ़ी सारी बुक्स भी रखी हुई थी ना, तो काफ़ी सारा वेट था बुक्स का, वो भी इसने अच्छी तरह से सहन किया हुआ था। कहीं से भी बैंड नहीं हुई है और इसको इस्तेमाल करते करते मुझे करीब 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब दिवाली से पहले मैंने इनको मंगाया था। बहुत अच्छी हैं, आप बेशक इनको मंगा सकते हो और बजट में है। तो ये है वो कमेंट दीप्ति सिंह जी का जिन्होंने मुझे बोला था रिव्यू करने के लिए इस रोड रैक का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मैंने इसका रिव्यू किया शायद आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आप बेहिचक इस रोड रैक को मंगा सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ शायद अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना कीमती टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। कुछ पसंद आए तो भी और कुछ पसंद नहीं आए तो भी मुझे दोनों ही तरह के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।